लोग हिंदी व्यावहारिक व्याकरण पढ़ेंगे, जो नियमों पर चलने वाला शास्त्र है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड से जुड़े हुए हो या फिर प्रतियोगी परीक्षार्थी हो, यदि एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ना है, तो व्याकरण के नियम तो वही रहते हैं, बस उसका रूप विस्तृत होते जाता है। चलिए फटाफट हम लोग हिंदी से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हुए व्याकरण के नियमों पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे, ताकि इसे व्यवहार में लाया जा सके। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। पूरी दुनिया में अंग्रेजी और मंदारिन चीनी के बाद हिंदी ही सबसे ज्यादा बोली जाती है। दामोदर पंडित ने सबसे पहले 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी व्याकरण की पहली रचना थी। सोचो, आज से 800-900 साल पहले भी व्याकरण के नियमों की जानकारी थी। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का वर्णन जिस शास्त्र में होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा का मूल प्रयोजन भावों की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के दो मूल प्रकार होते हैं, वचन या मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन या लिखित अभिव्यक्ति। हम लोग या तो बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा को बोलना या लिखना भाषा का शुद्ध या मानक रूप कहलाता है। एक सभ्य समाज के निर्माण में भाषा की शुद्धता महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, इसलिए व्याकरण के नियमों को समझना बहुत जरूरी होता है। नए नए शब्द और उसके अर्थ जुड़ते रहने से हिंदी एक सक्रिय और जीवंत भाषा है। अर्थात समय के साथ निरंतर विकसित होते हुए हिंदी भाषा की पहचान आज वैश्विक स्तर पर हो रही है। भाषा के 4 मुख्य कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा संरचना के 4 प्रमुख अंग होते हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ये चारों मिलकर भाषा की संरचना करते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनियों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों और वाक्यों के अर्थ होते हैं, जिससे भाषा को संपूर्णता प्रदान होती है। हम लोग एक एक कर इनके बारे में समझेंगे। इनसे संबंधित अलग अलग वीडियो मैंने बना रखा है, इसलिए इस वीडियो में इन पर संक्षेप में चर्चा होगी। जिस टॉपिक को विस्तृत रूप से आप समझना चाहते हो, मेरे चैनल पर उसे देख सकते हो। चलिए हम लोग भाषा संरचना के पहले अंग ध्वनि या वर्ण को समझते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, जिसे सुना या बोला जाता है। इसी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, जिसे देखा, लिखा और पढ़ा जाता है। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, वर्ण कहलाती है। यह भाषा की ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे अ, क, ज, म, न आदि। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां या वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। इसके उच्चारण में मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। अ से लेकर अ तक 11 प्रमुख स्वर हैं। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं होते। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है। ये 4 है: अ, ई, उ और ऋ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। ये 7 है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है, वह प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे राम, ओम, सुनो। इन शब्दों में जो मात्रा लगी हुई है उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, अर्थात इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ज्यादातर पुकारते समय शब्द के अंतिम वर्ण को लंबा खींचा जाता है, वहां इस स्वर का प्रयोग होता है। जैसे माँ, बेटा, सुनो। हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है।
क्योंकि इन वर्णों को ना तो स्वरों में जोड़ा जाता है और ना ही व्यंजनों में। अयोग का अर्थ होता है योग ना होना, और वाह का अर्थ होता है वहन करने वाला या अर्थ प्रदान करने वाला। इस तरह से अयोग वाह का अर्थ हुआ योग ना होने के बावजूद वहन करने वाला या अर्थ प्रदान करने वाला। ये ना तो स्वतंत्र स्वर हैं क्योंकि ये स्वरों के बाद लगते हैं, ना ही व्यंजन, इनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती, ये स्वरों के बाद ही लगते हैं। अनुस्वार वाले शब्द बंदर, पंकज, चंचल। अनुनासिक वाले माँ, आँख, मुंह, कहाँ, यहाँ। विसर्ग वाले प्रातः, अतः, स्वतः, छी आदि। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक अर्थात क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अ और रह को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी यानी ऊष्मा पैदा होती है वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इन्हें संयुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 व्यंजनों का जोड़ होता है, पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इन्हें अविकारी या अव्यय अर्थात अ जोड़ व्यय यानी जिसका व्यय न हो, जिसमें बदलाव न हो, परिवर्तन न हो, शब्द कहलाते हैं। ये 5 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले विकारी शब्द संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध करवाते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, नरेंद्र मोदी, सुंदरता, सड़क, भीड़ या अपने आसपास आप देखो जो भी चीजें आपको नजर आ रही होंगी वे सब के सब संज्ञा है। उसके अलावा संज्ञा का विस्तार रूप आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। विकारी शब्द सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, खुद आदि। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। विकारी शब्द विशेषण, संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, बुद्धिमान, भारतीय, शक्तिशाली आदि। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विकारी शब्द क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, खेलना, बोलना, गाना, ये सब क्रिया है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अविकारी या अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह इधर उधर घूमते रहता है, तुम अंदर आ जाओ, तुम वहां पहले पहुंच जाना, पंखा धीरे धीरे चल रहा है, उतना सामान हिलो जितना उठा सको आदि। इसमें इधर उधर, अंदर, पहले, धीरे धीरे, उतना, जितना
ये सब क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। जैसे मेरे घर के ऊपर एक मंदिर है, मेरे विद्यालय के आगे एक सुंदर उद्यान है, हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, वह घर के बाहर खड़ा है, आदि। इन वाक्यों में के ऊपर, के आगे, के अनुसार, के बाहर आदि संबंध बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो या अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, कि, या, क्योंकि, यद्यपि आदि। समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने का काम करते हैं। जैसे तुम चाय लोगे या कॉफी, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और खाना भी खाऊंगा, मुझे उस खेल में भाग नहीं लेने दिया गया, यद्यपि मैं समय पर ही पहुंच गया था। विस्मयादि बोधक अव्यय जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, उल्लास, लज्जा, भय, तिरस्कार आदि भावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे, हाय, शाबाश, बहुत अच्छा, वाह वाह, ओह, छी, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। निपात किसी भी बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र आदि निपात हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। यह कार्य मैं ही करूंगी और कोई नहीं, मैं अपने मित्र पर आंच भी नहीं आने देता। इसमें ही और भी के कारण बात पर जोर या बल आ गया है। शब्द निर्माण हिंदी में नए नए शब्दों का निर्माण करने में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि आदि के महत्वपूर्ण योगदान है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द रचना के लिए क्रिया या शब्दों से पूर्व में जोड़े जाने वाले अक्षर या शब्द खंड उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति, अधिक के साथ अति जोड़ेंगे तो हो जाएगा अत्यधिक। हार के साथ परि जोड़ने से परिहार, कार के साथ प्र जोड़ने पर प्रकार, फल के साथ वी जोड़ने पर विफल। उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले जुड़ते हैं। जो अक्षर या शब्दांश स्वयं में कोई अर्थ नहीं रखते परंतु किसी शब्द के आखिर में जुड़ने से उसके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक, आवट, आई, इया आदि। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। समास समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप करना, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उन शब्दों को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। उपसर्ग और प्रत्यय, समास, वर्ण, शब्द ये सब का मैंने अलग अलग विस्तार से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो एक एक कर देख सकते हो। संधि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, क्योंकि संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। शब्द भंडार हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों का बड़ा ही विशाल खजाना या भंडार है। इससे हमारी भाषा समृद्ध और प्रभावशाली बनती है। व्यावहारिक रूप से उसका हम सुंदरतम प्रयोग कर पाते हैं। अर्थ को ध्यान में रखकर शब्दों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि। वाक्य सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जो अपना अर्थ पूरी तरह व्यक्त कर सके। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक,
और संकेतवाचक वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। आपने व्यावहारिक व्याकरण जितना समझ लिया है, उस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी भी होती रहेगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला, कुशल और कवि शब्द का भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। दूसरा, लक्ष्य और प्रकाश शब्द का दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तीसरा, अपमान और विराट का विलोम शब्द लिखें। चौथा, श्रृंगार और बाघ का तत्सम शब्द बनाएं। पांचवा, लोहे के चने चबाना और अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। छठा, प्रातः काल होते ही पक्षी चहचहाने लगे, इसे संयुक्त वाक्य में बदलें। सातवां, बहुव्रीहि समास का दो उदाहरण दें। आठवां, प्रति प्रत्यय युक्त दो शब्द लिखें। व्याकरण से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना हो या कोई और जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।